हेलो साथियों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का जो विषय को लेकर आए हैं लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करते हैं कि जो है 1848 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल भारत के जो है के पद पर नियुक्त होकर भारत आते हैं और वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है अध्यक्ष भी रह चुके होते हैं पहले, क्योंकि वह एक जो है योग्य जो है प्रशासक के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किया था इन्होंने। और यह उग्र जो है साम्राज्यवादी जो है एवं अग्रगामी नीति का बहुत बड़ा समर्थक था। उसका शासनकाल में हम देखते हैं उसका शासनकाल में कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो विस्तार का काल था एक तरह से, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसने क्या है प्रशासन को सुसंगठित सुव्यवस्थित रूप से किया था। इन्होंने आधुनिक बनाने का भी प्रयास किया था। तो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इन्होंने जो है प्रशासन के क्षेत्रों में भी जो है काफी सुधार किए हैं। साथ साथ देखते हैं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जैसे रेलवे, डाक, तार विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्टीमर इत्यादि इस के जो है स्थापना किए थे इस समय में। हालांकि जो है ये जो थे स्कॉटलैंड के जो है रहने वाले थे, वहाँ एक अभिजात वर्ग परिवार में इनका जन्म हुआ था। हालांकि जो है इन्होंने जो 8 वर्षों में जो भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा, वह प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और उसके लिए बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। लेकिन भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे महान गवर्नर जनरलों में से एक माना जाता है इन्हें। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह भारत की किसी भी रियासत को विलय करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी, इसका स्वराज विस्तार। तो ये लॉर्ड डलहौजी का जो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जो है लॉर्ड डलहौजी का स्वराज विस्तार कैसे हुआ। इसके बाद प्रशासनिक सुधार में देखेंगे, उसके बाद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये विजयों द्वारा यानी शक्ति के द्वारा जो विलय किया गया वो जो क्षेत्र है, और एक है शांतिपूर्ण विलय यानी व्यापक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट के द्वारा जो सिद्धांत थी उस सिद्धांत में कौन कौन सा रियासत को जो है विलय किया गया। एक देखते हैं उपाधियों एवं पेंशनों के जो है अंत द्वारा, यानी उपाधि जो राजाओं को या जो क्षेत्र को जो दिया गया था, राजा की उपाधि, नवाब की उपाधि जो था उस समय, तो उनके पेंशन को अंत करके कैसे जो है उसको जो है ये विलय किया, इसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ शक्ति के द्वारा यानी विजयों के द्वारा विलय किया गया। देखिए सबसे पहले देखते याद रखेंगे कि इन्हीं के समय में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और इस समय क्या हुआ कि 1849 में क्या हुआ, 1849 में पंजाब को विलय कर लिया। यानी पंजाब को विलय करने का मकसद था कि आप पिछले मेरे वीडियो में द्वितीय आंग्ल सिख की युद्ध के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया था उसमें, कि अंग्रेजों ने दबाव डाला था कि मुल्तान प्रांत में जो है एक मुलराज को जो है गवर्नर बनाया जाए। लेकिन बहुत कम ही दिन रहा और बहुत उससे नाराज भी अंग्रेजों ने रहा। अंग्रेजों ने उसे हटाने का पूरा दबाव डाला। हालांकि मुलराज ने जो है अपना पद छोड़ दिया 1848 में और उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के प्रति। तो उसकी जगह में जो है काहन सिंह को जो है बनाया था और अपना पद ग्रहण करने के लिए जो है काहन सिंह के 2 ब्रिटिश अधिकारी वांस एंग्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन को जो है के साथ में मुल्तान की ओर जो है काहन सिंह को साथ में चला था। तो रास्ते में ही जो है काहन सिंह और दोनों जो ब्रिटिश अधिकारी था वो दोनों को जो है हत्या कर दिया गया। तो पूरा सिख क्षेत्र में भी बहुत विद्रोह फूट पड़ा। तो सिखों ने क्या किया था, पेशावर जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान के जो अमीर दोस्त मोहम्मद को दे दिया था और उससे मित्रता भी कायम कर लिया था। बहुत सारे पंजाबी जो है पंजाब के जितने भी क्षेत्र वो रहने वाले थे, तो मुलराज सिंह और शेर सिंह के नेतृत्व में एकत्रित होकर के और एक अंग्रेजों के प्रति एक प्रकार का राष्ट्रीय युद्ध बन गया था। लाहौर में जो है अटारीवाल का नेतृत्व कर रहा था। और इस तरह से देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने एक अंतिम युद्ध के पक्ष में एक निर्णय लिया कि अब निर्णय क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने घोषणा किया और जान रहा था भली बात है कि पूर्व चेतावनी के बिना जो आकार ही सिखों ने युद्ध की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने अपने मन में ठाना कि श्रीमन मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि उनसे यह युद्ध प्रतिशोध सहित ही किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है बिगुल फूका डलहौजी। तो कश्मीर में जो है उस समय डोगरा
लोग जितने भी थे वो अंग्रेजों को काफ़ी मदद किए थे और उसको इन लोगों को दबाने में, यानी सिखों को दबाने का पूरा प्रयास किया था। तो इसमें जो है 16 नवंबर 1848 को क्या घटना होती है कि रामनगर पे युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व गफ कर रहे थे, लेकिन यह युद्ध पूरी तरह से निर्णय नहीं हो सका। इसी बीच में जो है चार्ल्स नेपियर का आगमन, जो इंग्लैंड से जो है भारत आगमन होती है। भारत का इसमें जो नेतृत्व, इनको नेतृत्व दिया जाता है। तो नेतृत्व में रामनगर, चिड़ियावाला और कुछ गुजरात में भी, तो वहां पर तोप बरसाना प्रारंभ होता है, तोपों का युद्ध होता है। तो सिख अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं और 29 मार्च 1849 को जो है पंजाब का विलय कर लिया जाता है। महाराजा दिलीप सिंह के जो पेंशन दे दी जाती है और अंग्रेजों का अपना शासन संभालता है। इन्हीं में से में एक जो है इतिहासकार बताए थे, इवेंज बेल महोदय ने कहा था कि संगीन विश्वासघात बताया इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जिस तरह से हुआ था, जिस तरह से पंजाब को विलय किया गया। तो इस तरह से देखें। अब हम देखते हैं 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसके तहत जो है पेगू, लोअर बर्मा यानी पेगू का जो है अधिग्रहण किया गया। तो इसमें हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो पेगू है यानी लोअर बर्मा जिसको बताते हैं, तो उसको विलय कैसे किया? क्योंकि पहले ही जो है 1826 में आंडवू की संधि हुई थी। उसके बाद से बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी बर्मा के दक्षिण तट और रंगून में जाकर बस गए थे। तो ये लोग प्राय क्या करते थे कि रंगून के गवर्नर के विरुद्ध जो है दुर्व्यवहार की जो है हमेशा शिकायत करते रहते थे। तो शेफर्ड और लुइस नाम के दो अंग्रेज कंपनी के जो है कप्तान था, वो दोनों ने जो है कुछ विशेष उसके दोष इन पर मढ़ा गया, क्योंकि बर्मा सरकार ने भारी जुर्माना इन दोनों पर लगाया गया। उन्होंने डलहौजी के पत्र लिखा। तो डलहौजी ने जो है ब्रिटिश गौरव और प्रतिष्ठा के लिए जो है उन्होंने रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प किया। उसे कहने के तात्पर्य उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वैसा ही है जैसा कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है। तो इन्होंने जो है डलहौजी ने जो है अपने फॉक्स नाम का युद्धपोत के अफसर जो था वह लेम्बर्ट को जो है रंगून भेजता है और कहता है कि वह ब्रिटिश कप्तानों की जो क्षतिपूर्ति हुई उसके लिए बातचीत करना है और हर्जाना मांगना है वहां पर बर्मा सरकार से। तो इस प्रकार जो है झगड़े का जो है समाधान उनकी कह सकते हैं इच्छा के अनुसार ना हो तो युद्ध जरूर होगी। तो लेम्बर्ट ने जो है बर्मा महाराज से जो है का एक पोत पकड़ लिया, युद्ध पोत। तो युद्ध पोत पकड़ लिया तो उसी समय जो है युद्ध हो गया। बर्मा सरकार हार गई और अंतिम रूप से जो है 20 दिसंबर 1852 को लोअर बर्मा या पीगू को जो अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी विषय में जो है एक इतिहासकार बताते हैं, अर्नल्ड महोदय का कहना है कि द्वितीय बर्मा युद्ध ना तो मूलतः और ना ही व्यवहारिक दृष्टि से ही न्यायपूर्ण था। तो ये स्टेटमेंट दिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1850 ईस्वी में सिक्किम में 2 डॉक्टरों के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इस राज्य का कुछ क्षेत्र भारत में मिला लिया गया, जिनमें दार्जिलिंग भी जो है प्राप्त हुआ। तो सिक्किम जो था, ये सिक्किम कहाँ है? सिक्किम हम लोग सब लोग जानते हैं कि नेपाल और भूटान के राज्यों के बीच में एक छोटा सा एक राज्य जिसे राजा परिया दोष लगाया गया कि उसने 2 डॉक्टरों को जो है अंग्रेज डॉक्टरों को दुर्व्यवहार किया है। तो 1850 ईस्वी में जो है राज्य का कुछ क्षेत्र इसमें जो है अंग्रेजों ने मिला लिया और उसमें दार्जिलिंग जो है उसे प्राप्त हो गया। और दार्जिलिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था रहने के लिए, वहाँ का वो हवा, वहाँ की जो जलवायु। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शांतिपूर्ण विलय और व्यापक सिद्धांत क्या था, क्योंकि सिद्धांत को आप जो जान समझेंगे कि सिद्धांत क्या था। 3 सिद्धांत था मूल रूप से कि इस सिद्धांत के जो है अंतर जिन राजाओं के अपने संतान नहीं होते थे तो वे अपने निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए पुत्र का गोद ले सकते हैं, लेकिन गद्दी पर नहीं। गद्दी के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक थी। ये पहला था। और इस तरह से दूसरा था कि इस तरह से गोद भी वही रियासत यानी वही भी रियासत ले सकती थी जो उच्चतर शक्ति के ना तो अधीन थी और ना ही कोई टैक्स देती थी। तो इस तरह से अगला देखते हैं कि मुगल साम्राज्य या पेशवा के अधीन भारतीय रियासत जितने पहले थे अब क्या हुआ अंग्रेजों के अधीन में, और साथ ही वैसी रियासतें जो अंग्रेजों के द्वारा पुनर्स्थापित की गई थी उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं है। ये इनका शर्त था। और अगर ये रियासतें पुनः जो है ये जितने भी रियासत था पुत्र गोद अगर लेती है तो वह व्यापक का सिद्धांत हो जाएगा। जैसे हमारा सतारा 1848 में
है ना। उसी तरह जो है जयपुर और संबलपुर 49 में, बाघाट जो है हमारा 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी जो है हमारा कितना, झांसी 1853 में, नागपुर जो 1854 में। तो ये सब रियासत का था व्यावगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, यानी शांतिपूर्ण विलय किया गया इस पर। तो ये सबसे पहले देखते हैं सतारा जो था वो पहले जो है अप्पा साहिब का जो है, राजा अप्पा साहिब था, जो इनका कोई पुत्र नहीं था, तो मरने से पहले जो है कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र को बनाया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले देखेंगे, पिछले वीडियो में बताया है कि 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था, को समाप्त करके शिवाजी के वंशज जो प्रताप सिंह को जो है गद्दी दे दिया था, सतारा को दे दिया था। तो 1839 ईस्वी में जो है प्रताप सिंह को क्या करता है, यहाँ पर गद्दी से उतार कर उसके भाई जो है अप्पा साहिब को दे दिया गया। यहाँ तक कि बॉम्बे परिषद का जो प्रमुख जो था सर जॉर्ज क्लार्क था, वो विलय के विरुद्ध जो है परामर्श दिया था इस बारे में। तो डलहौजी ने जो है इसे आश्रित राज्य घोषित करके इसे विलय कर लिया। डायरेक्टरों ने भी इसका बहुत सारा सब समर्थन किया था। इसके बाद जो है जयपुर संबलपुर में भी देखते हैं कि यहाँ के राजा जो नारायण सिंह थे, उसका भी कोई पुत्र नहीं था, वह भी एक दत्तक पुत्र भी नहीं बना, उन्होंने दत्तक पुत्र बनाया ही नहीं, बल्कि जो है राज्य को लोग जो है 1849 में जो है विलय कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं बाघाट को भी जो 1850 में, उदयपुर में भी 1852 में। इसके बाद जो है झांसी, तो झांसी का एक राजा जो है पेशवा के अधीन होता था पहले, क्योंकि बाजीराव द्वितीय के बाद जो हारने के बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने रामचंद्र राव को एक संधि किया था वहाँ, कि उसे उसके पुत्र और उत्तराधिकारियों को या राज्य अधीनस्थ जितने भी हैं सभी सहयोग की शर्तों पर दे दिया था। तो राजा की जो 1835 में मृत्यु जब हो गई, तो कंपनी ने राजा के जो चाचा जो थे उनके उत्तराधिकारी को स्वीकार कर लिया गया। तो बूढ़ा जब हो गया तो राजा ने जो कुछ दिन के बाद जो मृत्यु हो जाता है, और राजा के वंशज ही एक जो था हमारा गंगाधर राव, उसे उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। ठीक जो है नवंबर 1853 में जो है राजा की कोई पुत्र हुआ ही नहीं और वह मर गए, तो राज्य को कंपनी में जो विलय कर गया। इसी को लेकर झांसी की रानी जो 1853 में विलय कर दिया गया। इसी को लेकर 1857 की क्रांति में ये अहम योगदान दिया था। आगे जो वीडियो में बताएंगे कि 1857 की क्रांति का क्या है, तो झांसी की पूरी कहानी, तो ये थोड़ी उसका जो है आधार क्या था वो बता रहे हैं। उसके बाद नागपुर में हम देखते हैं, नागपुर में भी क्या था कि 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है भोसले परिवार का एक शिशु जो है राघुजी तृतीय को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसमें सर रिचर्ड जो है जेनकिंस ने जो 1830 तक उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। उस समय जब बड़ा हो गया बालक तो उसे शासन सौंप दिया। तो 1853 में जो है बिना दत्तक पुत्र गोद लिए ही जो है स्वर्गवास हो गया था। उसने रानी को कहा था कि पुत्र आप गोद ले लीजिए, पुत्र को गोद लेने को कहा गया था रानी को मरने से पहले, तो गोद लेना चाहिए, लेकिन कंपनी जो है अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, राज्य का विलय करेंगे, तो राज्य का विलय कर दिया गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उपाधियों एवं पेंशनों द्वारा, तो 1853 में क्या था कि वहां पर जो है हैदराबाद की कुछ के साथ जो संधि हो चुकी थी 1700, तो हैदराबाद के साथ ही जो एक नई संधि की गई और उससे बराड़ का क्षेत्र जो है ले लिया गया। यहाँ पर क्या है, बराड़ का क्षेत्र ले लिया गया था। 1856 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुशासन के आरोप में जो है आरोप लगाकर अवध को जो है विलय कर लिया गया। और इस समय नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था, क्योंकि अवध का जो विलय था बक्सर की युद्ध में आप पहले देखेंगे कि बक्सर की युद्ध के बाद जो में अवध का नवाब जो है तो हार गया था। तो अंग्रेज चाहते थे कि अवध को जो है उसी समय अपने अधीन कर सकते हैं, लेकिन उचित समझा कि अवध का नवाब उस समय केवल कड़ा और जो इलाहाबाद का जिला अंग्रेजों को दे दिया था। 1800 क्योंकि बफर स्टेट बनाने में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजों ने जो है इसे बफर स्टेट बनाया था। 1801 में वेलेस्ली ने जो है नवाब को जो एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, जिसके तहत था कि जो दोआब का जो निचला क्षेत्र है और बुंदेलखंड का जिला, तो उससे जो है उन्होंने ले लिया था वेलेस्ली ने। तो अवध के नवाब जो थे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन कंपनी पर आश्रित रहने लगा, निर्भर रहने लगे
वहाँ की जनता कंपनी और नवाब के कुप्रशासन से वित्तीय बोझ का भारी पड़ने लगी। तब जाकर के एक समय में जो है बेंटिक ने अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने डायरेक्टरों से बेंटिक को कहा कि अवध को विलय कर ले, लेकिन ऐसा अली शाह से ऐसा नहीं किया इन्होंने। लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नहीं किया। लॉर्ड ऑकलैंड जब आया तो एक नई संधि नवाब मोहम्मद जो है अली शाह से करता है। अवध के अंदर जो है अव्यवस्था है, कुशासन है, तो होने की स्थिति में कंपनी को उसको आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा कहा था, लेकिन डायरेक्टरों ने जो इसे स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार 1847 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने भी नवाब को एक चेतावनी दी थी। इसके बाद हम देखते हैं इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध का विलय मुख्य कारण क्या था, वहां का कुशासन ही था। लेकिन एक्चुअली देखा जाए कि इलाहाबाद का जो विलय हुआ था मुख्यतः मुख्य कारण कौन था, स्वयं अंग्रेज ही था। तो इस तरह से जो है अवध को विलय कर लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं कर्नाटक और सूरत के नवाब जो है, नवाब की जो था उपाधि और तंजौर की राजा की उपाधि इससे छीन लिया गया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि छीनने के बाद जो है यहाँ पर जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब के जो है पेंशन देने से भी इनकार कर दिया गया। यहाँ पर नवीन प्रदेश जितने भी नवीन प्रदेश जो जिसने भी क्षेत्र आए सभी पर वहां क्या किए, डलहौजी ने कमिश्नर की नियुक्त कर दिया गया और सभी कमिश्नर क्या था, गवर्नर जनरल के उत्तरदायी बनकर हो गए। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है प्रशासनिक क्षेत्र में देखते हैं डलहौजी के जो विलय से लगभग कहा जाता है कि 350 गुना से प्रदेश जो था कंपनी के साम्राज्य में शामिल हुआ था इस समय। और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में अगर हम देखते हैं कि अंग्रेज जो थे वो दर्रों के बहुत बड़े संरक्षक बन गए थे और उत्तर से अंग्रेजी साम्राज्य की जो सीमाएं जो थी वह तिब्बत और चीनी साम्राज्य को छूने लगी थी, इतनी उनकी सीमाएं होने लगी। दक्षिण पूर्व में देखते हैं अंग्रेजों ने बंगाल की ओर यानी बंगाल की खाड़ी के दोनों है ना अपना अधिकार बना लिया और इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी साम्राज्य का जो प्राकृतिक सीमाएं जो थी वह छूने लगी थी तथा जो समुद्र और पर्वत भी जो है उनकी सीमाएं बन गई थी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार किया। अगला हम देखते हैं कि अगला जो है वो डलहौजी ने जो प्रशासन सुधार में क्या क्या किए और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या स्थापना किया, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। लॉर्ड डलहौजी का जो है प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए थे, एक आता है नॉन रेगुलेशन प्रणाली। नॉन रेगुलेशन प्रणाली क्या था, इसमें देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जिन प्रदेशों को जीता उनमें से विशेष शासन प्रणाली स्थापित की जिसे नॉन रेगुलेशन प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें जो है मुख्य कमिश्नरों की नियुक्ति की गई जो प्रशासन काम, लगान संग्रह करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका कार्य था और ये किन क्षेत्रों में जिन प्रदेशों को जो है मिलाया था जैसे पंजाब, अवध, बर्मा, ये सब क्षेत्रों में जो है जहाँ था वहां पर जो है नियुक्त किया गया था। यही था हमारा नॉन रेगुलेशन प्रणाली। एक और था कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नरों की भी नियुक्ति किया गया क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की क्या था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से गवर्नर जनरल के कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा और व्यापक हो गया था। इसी को जो है उसकी कार्यभार को कम करने के लिए जो है डलहौजी ने बंगाल प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति किया था। यहाँ तक कि जिलों का भी निर्माण किया था। जैसे बंगाल में 23 प्रांत थे, 23 जिले थे, बम्बई में 13 और मद्रास में 26 और सिंध में 13। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यहाँ पर भी जो है डिप्टी कमिश्नरों के भी जो है नियुक्ति किया गया और विभिन्न रूप से कार्यभार सौंपा गया इन्हें। और इस तरह से देखते हैं कि सैनिक सुधार में भी किया था कि कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को जो है अंग्रेजी तोपखाने का जो है प्रधान बनाया गया था, यानी मेरठ में तोपखाने का मुख्य वहीं पर बनाया क्योंकि पहले कहाँ था, कलकत्ता था, अब जो है बनाया मेरठ में। सेना का जो मुख्यालय भी हुआ कलकत्ता का स्थान कहाँ, शिमला को लेकर चला गया क्योंकि वहां भी मुख्यालय भी जो है सेना का मुख्यालय भी कलकत्ता ही था, उसको उठाकर कहाँ ले गया, शिमला ले गया जहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया अंग्रेजों ने क्योंकि वहां का जो है जलवायु के कारण वहां का जो है इसलिए जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी वहां बनाया। तो पंजाब में एक अनियमित सेना का भी गठन किया गया जो सीधे पंजाब प्रशासन की अधीनता में थी। तो इस तरह से गोरखा रेजिमेंटों की संख्या भी बढ़ाई गई और उनकी रेजिमेंट के साथ साथ उनके सैनिकों की संख्या भी जो है बढ़ा दी गई। तो ये हमारा था प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत और भी जिसमें सार्वजनिक निर्माण ऐसे बहुत सारे कार्य किए। तो मुख्य बिंदु पर हम देखते हैं कि इन्हीं के समय में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच लागू किया गया था, 1854 में लागू किया गया था। इसी प्रकार 1853 में जो है प्रथम रेल लाइन बॉम्बे से थाने लाइन चलाई गई। इसी प्रकार जो है
तार विभाग में तार विद्युत तार का प्रारंभ की गई। इन्हीं के समय में पहली बार हुआ था और कलकत्ता से पेशावर और बम्बई से मद्रास तक चला था ये तार। इसके बाद देखते हैं एक और है कि 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट यानी पोस्ट अधिनियम जो एक्ट आया था इसी समय में, और पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन इसी समय में हुआ था। एक सार्वजनिक निर्माण विभाग भी खुला था, जैसे सिंचाइयों के लिए जो है बहुत सारे से किया गया। तो गंगा नहर का भी कार्य पूरा किया गया यहाँ पर 1854 में पूरी तरह से खोल दिया गया था इस तरह। ऐसे भारत कई क्षेत्रों में जो सार्वजनिक निर्माण का भी किया गया। 1854 में देखते हैं नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का भी द्वार 1854 में जो है खोल दिया गया, यानी जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी ICS की, उसकी जो द्वार खोल दिया गया। भारत के जो प्रथम भारतीय ICS जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और इसी प्रकार देखते हैं बहुत सारे से इनके समय में भी और भी व्यापार व्यवसाय से लेकर बहुत सारे से कार्य हुए, और इसके लिए जो है अंग्रेजों ने जो पूरा जो है उत्पादन के लिए कपासों का ये सब का बीज बहुत सारे जो है इस पर जो है प्रोत्साहन और उत्साहित करके किया गया। तो डलहौजी के बारे में जो है ये प्रशासनिक सुधार यानी कुछ कुछ क्षेत्रों में और कुछ कुछ जो है स्थापना किए थे, जो मुख्य मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा किए। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।